Hello students. The next topic of statistical techniques is correlation analysis. Now first of all, what is the meaning of correlation? Correlation नाम से ही पता लग रहा है कि दो चीज़ों का आपस में रिलेशन, दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन। इस चैप्टर में हमें टू इंडिविजुअल सीरीज गिवन होंगी, लाइक एक एक्स इंडिविजुअल सीरीज गिवन होगी, एक वाई इंडिविजुअल सीरीज गिवन होगी। लास्ट चैप्टर्स में हमें एक ही इंडिविजुअल सीरीज गिवन होती थी। इस चैप्टर में हमें दो अलग अलग सीरीज गिवन होंगी एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड इज द कोरिलेशन अमंग दोज टू वेरिएबल्स। ठीक है, कैसे करना है वो उसके फॉर्मूलाज हैं। तो कोरिलेशन की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टूल that is used to measure the degree to which one variable is linearly related to another variable। कैसे एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी हाइट एंड वेट, हम कहते हैं ना जिसकी हाइट ज़्यादा है उसका वेट भी ज़्यादा होना चाहिए, जिसकी हाइट कम है उसका नॉर्मल वेट कम होना चाहिए। So see how weight and height are correlated. They are correlated in one direction. That अगर height ज़्यादा है तो weight भी ज़्यादा हो, अगर height कम है तो weight भी कम हो। I am taking just single example, right? So this is what correlation is, कि हमने height और weight में एक relation find करना है, correlation, ठीक है? So in other words, correlation is analysis of covariance of two or more variables. टू वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, थ्री भी हो सकते हैं, फोर भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ हमने टू वेरिएबल्स तक ही कोरिलेशन फाइंड करना है, राइट? नाउ नेक्स्ट टॉपिक व्हाट यू हैव टू डू फ्रॉम योर बुक इज टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। दिस इज अ थियोरेटिकल पोर्शन और ये आपने अपनी बुक में से करना है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन इज ऑफ थ्री टाइप्स। द फर्स्ट कैटेगरी इज पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन कौन सी होती है? अगर एक एक्स की सीरीज है, लेट अस सपोज हम इसने रिलेशन फाइंड किया है इनकम एंड कंजम्पशन, कि एक फैमिली में इनकम कितनी हो रही है और कितनी मनी कंज्यूम हो रही है, ठीक है? अब अगर डेटा एक्स और वाई का, दोनों का डेटा एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लाइक सी दिस एक्स डेटा इज इन असेंडिंग ऑर्डर, सिमिलरली वाई डेटा इज ऑल्सो इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर दोनों का डेटा एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है दोनों सीरीज का, देन दैट कोरिलेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव और डायरेक्ट, राइट? ये भी असेंडिंग ऑर्डर में है, ये भी असेंडिंग ऑर्डर में है, सो दिस कोरिलेशन इज पॉजिटिव, उसको डायरेक्ट भी कह देते हैं, ठीक है? यहाँ दोनों वेरिएबल्स डिक्रीज कर रहे हो फिर भी तो एक ही डायरेक्शन में होंगे, तब भी वो पॉजिटिव और डायरेक्ट है। यानी दोनों वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लाइक इन दिस एग्जांपल बोथ वेरिएबल्स आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट? एंड in this example, income and consumption, both variables are in decreasing order। ये भी डिक्रीज हो रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है, राइट? सो ये भी पॉजिटिव कोरिलेशन है या डायरेक्ट। लेकिन अगर एक वेरिएबल एक डायरेक्शन में है, दूसरा दूसरी डायरेक्शन में है, देन इट इज नेगेटिव कोरिलेशन और इनडायरेक्ट कोरिलेशन, राइट? सी अब यहाँ पे जैसे ये प्राइस और डिमांड की कोरिलेशन है, प्राइस इज इंक्रीजिंग and demand is decreasing, so this is a negative or inverse correlation, indirect correlation, right? Next category is simple partial और multiple correlation। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझो। अगर हम टू वेरिएबल्स में कोरिलेशन फाइंड करें, ओनली टू वेरिएबल्स, देन दैट इज सिंपल कोरिलेशन। लाइक सिंपल कोरिलेशन हमारे सिलेबस में है, ठीक है? लेकिन अगर हमारे पास टू या टू से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, ठीक है, लाइक सपोज वी हैव थ्री वेरिएबल्स, लेकिन हम एक टाइम पे टू वेरिएबल्स को कंसिडर कर रहे हैं, लाइक मीन्स वी हैव थ्री वेरिएबल्स बट वी आर कंसिडरिंग टू वेरिएबल्स एट अ टाइम। लाइक थ्री वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, तो एक टाइम पे हम एक्स वाई का कोरिलेशन निकाल रहे हैं, एक टाइम पे वाई जेड का निकाल रहे हैं, एक टाइम पे जेड एक्स का निकाल रहे हैं। So that is partial correlation, right? That we have more than two variables, but we are finding correlation of only two of them. And multiple correlation is अगर हम तीनों का इकट्ठा correlation निकालें ना, this is not in a syllabus, right? हमारे पास x y z तीन variables हैं और हम तीनों का correlation एक साथ निकाल रहे हैं, that is multiple correlation, right? And the third category of types of correlation is linear and non-linear correlation. Linear correlation क्या है? Like अगर x की series कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज हो रही है, लाइक 30 40 50 60 70, एंड y की सीरीज भी कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज हो रही है, लाइक 70 140 210 280 350 70 से इंक्रीज हो रही है,
तो इस तरह के डेटा को, जिसमें हर वैल्यू पीरियोडिकली इंक्रीज हो रही है, इस तरह के डेटा को लीनियर कोरिलेशन, इसमें जो कोरिलेशन निकलेगी दैट वुड बी अ लीनियर कोरिलेशन, ठीक है। अब अगर हम इस डेटा को ग्राफ पे प्लॉट करें तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। सो लीनियर कोरिलेशन की हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। एंड अगर एक वेरिएबल पीरियोडिकली इंक्रीज हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा, या दोनों ही पीरियोडिकली इंक्रीज नहीं हो रहे, लाइक सी इसमें एक वेरिएबल 1/1 इंक्रीज हो रहा है, दूसरा वेरिएबल अनइवन ऑर्डर से इंक्रीज हो रहा है, या दोनों ही अनइवन ऑर्डर से इंक्रीज हो रहे हैं, देन दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर कोरिलेशन। और अगर हम नॉन लीनियर कोरिलेशन को पेपर पे प्लॉट करें तो एक कर्व आएगी, लाइक किसी भी तरह से कर्व आएगी। लेट मी शो यू फ्यू डायग्राम्स। देखो ये है लीनियर कोरिलेशन की डायग्राम, इट ऑलवेज फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ। एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन के अलग अलग तरह के कर्व्स बनेंगे डिपेंडिंग ऑन द डेटा, राइट। सो दिस वाज all the different types of correlation. Next is methods of finding correlation. There are 5 methods of finding correlation. Scatter diagram method, graphic method, these two are not in our syllabus. Carl Pearson's coefficient of correlation, very very important. Then Spearman's rank and concurrent deviation method, ये 3 हमने करने हैं, ये 2 हमारे सिलेबस में नहीं है। एंड द थर्ड वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझ लो कि आना ही आना है एग्जाम्स में, राइट। So then let us study the important part, the Carl Pearson's coefficient of correlation, ठीक है। कोरिलेशन निकालने के बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, उसमें एक फॉर्मूला कार्ल पियर्सन ने दिया था। अब कार्ल पियर्सन के भी बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, 3 फॉर्मूलेज हम पढ़ेंगे कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के। तीनों फॉर्मूलाज आपस में डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मीन्स एक से दूसरा बना, दूसरे से तीसरा बना, तो जौन सा हमें ईजी लगेगा हम वो यूज़ करेंगे, राइट। देन कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम कैसे डिनोट करेंगे, कौन से सिंबल से डिनोट करेंगे, आर, या तो सिंपल आर लिख लेंगे, ठीक है, या फिर आर के सबस्क्रिप्ट में एक्स और वाई, ठीक है। सो दिस इज द कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसका पहला फॉर्मूला होता है आर एक्स वाई का या फिर आर का, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, मल्टीप्लिकेशन इनकी। अब स्टैंडर्ड डेविएशन तो पिछले यूज ऑफ डिस्पर्जन का काम है, ये आपको आता है। कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई का फॉर्मूला होता है ये वाला, यानी सबसे पहले एक्स सीरीज का एक्स बार निकाल लो, अर्थमेटिक मीन निकाल लो, वाई सीरीज का भी अर्थमेटिक मीन निकाल लो, सारे एक्स के आइटम्स को एक्स बार से माइनस करो, सारे वाई के आइटम्स को वाई बार से माइनस करो, फिर वो माइनस वाली कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करो और फिर उस कॉलम का सम फाइंड करो। सो इस तरह कोवेरियंस निकलता है। सो है कुछ भी नहीं इस सब्जेक्ट में, बस प्रैक्टिस है और आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, बिकॉज ये फ्रीक्वेंसी ये इंडिविजुअल सीरीज ही होगी हमेशा, राइट। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला तो आपको आता है इंडिविजुअल सीरीज का सेम, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सेकेंड फॉर्मूला, अगर हम इन वैल्यूज़ को, कोवेरियंस को, स्टैंडर्ड डेविएशंस को इस फॉर्मूले में डाल दें तो सेकेंड फॉर्मूला हमारा निकल आता है, एन एन कट जाएगा, राइट। तो सेकेंड फॉर्मूला इज दिस वन। देखो ये कोवेरियंस था ना डिवाइडेड बाय एन, और ये भी अंडर रूट एन को स्टैंडर्ड डेविएशंस, तो एन एन कट गया। सो दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। एंड थर्ड फॉर्मूला, अगर हम इसको खोल दें, ब्रैकेट्स को खोल दें, किसी तरह सॉल्व कर लें, देन थर्ड फॉर्मूला आ जाता है ये वाला, ठीक है। इसमें हमें एक्स बार वाई बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें एक्स बार वाई बार नहीं निकालना, देन वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूला कि एक्स और वाई की सीरीज़ जो गिवन है उन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो और उसका सम निकाल लो एक तरफ, ठीक है। एक तरफ जो एक्स की सीरीज़ है उसका सम निकाल लो और वाई की सीरीज़ का सम निकाल लो, ठीक है। और साथ में हमें एक्स स्क्वायर की सीरीज़ चाहिए और उसका सम चाहिए, वाई स्क्वायर की सीरीज़ चाहिए, उसका सम चाहिए, ठीक है। सो इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला डिपेंडिंग ऑन द स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे, ठीक है। एक नोट करने वाला पॉइंट है कि आर की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में ही आएगी। तो आप चेक भी कर सकते हो अपना आंसर कि क्या आपका आर का वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही आई है। इक्वल आ सकता है, आर -1 हो सकता है, आर 1 भी हो सकता है, और इन दोनों के बीच में ही होगा, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, और हमें कोवेरियंस गिवन है, हमें वेरियंस गिवन है एक्स का, और हमें वाई का वेरियंस गिवन है। अब हमने डिसाइड करना है कि तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो नेचुरली हमें कोवेरियंस गिवन है तो हम फर्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे कोवेरियंस वाला, ठीक है, ये वाला फर्स्ट फॉर्मूला।
अब हमें कोवेरियंस तो गिवन है 100, न्यूमरेटर पार्ट वी आर गिवन विद द 100 वैल्यू. Now what about the denominators? In the denominator we need standard deviation of x and we need standard deviation of y, right? अब लेकिन हमें तो वेरिएंस गिवन है और आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की रिलेशनशिप कब पता है? यू नो दैट वेरिएंस इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. इन अदर वर्ड्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, राइट? सो हमें कोवेरियंस गिवन है, हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे अंडर रूट ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई. ठीक है, और फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे. कोवेरियंस इज 100, standard deviation of x is 100, standard deviation of y is 2, 100 and cut together, so answer is 0.5. Right, easy. ठीक है. Now next numerical. Again we have to find Karl Pearson's coefficient of correlation, but now in this case हमें data given है, हमें table given है, right? अब जब भी हमें table given हो तो हमारी मर्जी है, हम यहाँ तो सेकेंड फार्मूला यूज़ कर लें. अगर हम x बार y बार निकालना चाहते हैं, नहीं निकालना चाहते, देन वी कैन यूज़ अ थर्ड फार्मूला, राइट? एक बात नोट करना, थर्ड फार्मूला से क्योंकि हमने x का स्क्वायर लेना है, ठीक है, तो वैल्यूज़ बहुत बड़ी भी हो सकती हैं. अगर हमारे x और y डेटा काफ़ी बड़ा है, लाइक 3 डिजिट्स का x और y डेटा है, 254, 796, इस तरह का x और y डेटा है, तो आप पहला फार्मूला यूज़ करने की कोशिश करो, क्योंकि इसमें माइनस हो जाना है तो टर्म्स छोटी हो जाएंगी. अगर डेटा छोटा है, लाइक 2 डिजिट्स का या 1 डिजिट का, देन यू कैन यूज़ दिस फार्मूला, बिकॉज स्क्वायर करोगे भी तो इतना बड़ा डेटा नहीं होगा. ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप जौन सा मर्जी लगाओ, राइट? सो इस न्यूमेरिकल के लिए मैं सेकंड फार्मूला लगाऊंगी. हियर वी कैन यूज इधर फर्स्ट सेकंड फार्मूला और थर्ड फार्मूला. ये आपने लिखना नहीं है, स्टार वाली चीज़ें आपने लिखनी नहीं है, ये आपके समझने के लिए है. ठीक है, सो मैं सेकंड फार्मूला यूज़ कर रही हूँ. सो फॉर दैट फार्मूला आई नीड एक्स बार, आई नीड वाई बार, राइट? तो एक्स और वाई का डेटा मैंने लिख लिया. एक्स बार का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स ओवर एन. वाई बार का है सिग्मा वाई ओवर एन. सिग्मा एक्स आ गया 45, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 9, सो एक्स बार आ गया 5. सिग्मा वाई इज 108, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 9, सो वाई बार आ गया 12. ठीक है, अब फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि हर एक्स को एक्स बार से माइनस करो, राइट? सो जितनी भी एक्स की कॉलम है उसको मैं 5 से माइनस कर दूंगी. 9 माइनस 5, 8 माइनस 5, 7 माइनस 5, सो ये मेरी वैल्यूज़ आ गई. एंड वाई माइनस वाई बार में मुझे चाहिए, तो जितनी भी वाई की कॉलम है, लाइक ये सारी आइटम्स हैं वाई की, इनको मैं वाई बार यानी 12 से माइनस कर दूंगी. 12 आया था ना वाई बार, तो 12 से माइनस कर दूंगी, तो ये वैल्यूज़ आ गई. And now we need the product of these two columns according to the formula. So we have multiplied 4 into 3 is 12, 3 into 4 is 12, 2 into 2 is 4 and so on. And we need sigma of this column. तो इस column का हमने sum find कर लिया, it comes to be 57. ठीक है, तो न्यूमरेटर हमारा आ गया, राइट? डिनोमिनेटर के लिए जो ये जो कॉलम थी x माइनस एक्स बार, इसका स्क्वायर करना है, राइट? तो इसको स्क्वायर किया, 4 4 16, 3 3 9, 2 2 4, तो इसका स्क्वायर कर लिया, राइट? और इसके स्क्वायर का हमें सिग्मा चाहिए, तो इस कॉलम का भी सिग्मा निकाल लिया. इसी तरह y माइनस वाई बार वाली कॉलम का स्क्वायर किया, इस कॉलम का स्क्वायर किया, 3 3 9, 4 4 16, 2 2 4 1, लाइक, ठीक है, इसका और इसका हमें सिग्मा चाहिए, तो इस कॉलम का भी हमने सिग्मा निकाला, इट कम्स टू बी 60, राइट? अब हमारे पास न्यूमरेटर पार्ट भी आ गया, दैट इज़ 57. डिनोमिनेटर का पहला पोर्शन है 60 का अंडर रूट निकालेंगे, अंडर रूट नहीं अभी किया हमने. ये वाला पार्ट 60 है, इसकी वैल्यू भी 60 है, राइट? सो वैल्यूज़ को हम फॉर्मूलाज में पुट करते हैं. हेयर हमने पुट कर दिया, न्यूमरेटर में 57 लिख दिया, डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ 60 इंटू अंडर रूट ऑफ 60. सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ गया 0.95. नाउ सी दिस लाइज बिटवीन -1 and 1, सो दिस इज करेक्ट आंसर. ये कोरिलेशन 0.95. और क्योंकि ये पॉजिटिव आया है, सो अगर कोई पूछता है कि किस तरह की कोरिलेशन है, देन यू विल से दिस इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन, राइट? कई बार नेगेटिव भी आ जाता है, बिकॉज -1 और 1 के बीच में कोरिलेशन अलाई करना है, सो नेगेटिव भी आ जाएगा, राइट? नाउ द थर्ड न्यूमेरिकल, फाइंड कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. इसमें भी हमें डेटा गिवन है, सो दैट्स माय चॉइस कि मैं सेकंड फार्मूला लगाती हूँ कि थर्ड. सो इस न्यूमेरिकल को हम थर्ड फार्मूला से करते हैं ताकि हमें पता लग जाए कैसे करना है सॉल्व, राइट? सो थर्ड फार्मूला इज दिस वन. इसमें हमें एक्स बार वाई बार की जरूरत नहीं है. व्हाट आई नीड इज एक्स इंटू वाई की कॉलम, राइट? सो सबसे पहले मैं एक्स इंटू वाई की कॉलम निकाल लूँगी. एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई की कॉलम निकाल ली, और इसका मुझे सम भी चाहिए.
ठीक है, सिग्मा चाहिए, सिग्मा निकाल लिया। देन सिग्मा एक्स चाहिए, सिग्मा एक्स निकाल लिया। सिग्मा वाई चाहिए, सिग्मा वाई निकाल लिया। सो देखो ये सब्जेक्ट इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूले को अप्लाई करना आना चाहिए, और आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दैट्स द रूल्स। ओके, सो न्यूमरेटर के लिए हमने चीज़ें निकाल ली, डिनोमिनेटर के लिए हमें एक्स स्क्वायर का सिग्मा चाहिए। सो एक्स की एक्स स्क्वायर कॉलम बना ली, राइट। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड सो ऑन हमने निकाल लिया। 10 का स्क्वायर 100 और इसका सम कर लिया। देन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सो सिग्मा एक्स तो हमारे पास है 55, इसका होल स्क्वायर ले लेंगे, सो इसको निकालने की जरूरत नहीं है। सो डिफरेंस क्लियर हुआ, सिग्मा एक्स स्क्वायर एंड सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर्स का सिग्मा, सारे एक्स स्क्वायर्स का सिग्मा, एंड सिग्मा एक्स होल स्क्वायर मीन्स सिग्मा एक्स वाली जो कॉलम आई थी 55, इसका आगे स्क्वायर। सो देयर इज अ डिफरेंस, राइट। इसी तरह वाई स्क्वायर का सिग्मा चाहिए हमें। सो वाई स्क्वायर की कॉलम निकल गई वाई से, ठीक है, सम ले लिया, एंड सिग्मा वाई तो हमारे पास है 55, उसका स्क्वायर लगा देंगे। सो हमारे देखो इतना सा टेबल बना इसमें, राइट। अब हम सारे वैल्यूज़ को इनपुट करेंगे। सो 10 इंटू सिग्मा एक्स वाई इज़ 321 माइनस सिग्मा एक्स इज़ 55, सिग्मा वाई इज़ 55 divided by n is 10 into sigma x square, sigma x square is 385, that is sigma x square is 385 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स इज 55 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, इसी तरह वाई में डाल दिया। जब इसे सॉल्व किया इट कम्स टू बी 0.22 एंड दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव कोरिलेशन, राइट। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। नाउ कुछ कोरिलेशन के कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं कोरिलेशन को के रिलेटेड, कुछ अलग फॉर्मूलाज हैं या स्पेशल टॉपिक्स हैं। फर्स्ट फॉर्मूला इज कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये भी आ जाता है एग्जाम्स में कि कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल लो, आर निकाला, एंड देन फाइंड कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड कॉफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? वेरी सिंपल, जो आपका आर आया है या आर एक्स वाई जिसको आप बोलते हो, कार्ल पियर्सन कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो आया है उसका स्क्वायर कर दो एंड 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये परसेंटेज में एक्सप्रेस होगा, दैट इज कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। एंड कॉफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, ये मैं नीचे फॉर्मूला क्यों लिखा है, मुझे बाद में याद आया था कि ये भी एक फॉर्मूला होता है। कॉफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन कैसे फाइंड करना है? 1 माइनस आर स्क्वायर, यानी आर का स्क्वायर कर दिया, फिर से 1 से माइनस कर दिया, राइट, और फिर सारे को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। कॉफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन को भी हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, इसको भी परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, राइट। एक फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड एरर का, स्टैंडर्ड एरर इसे हम ऐसे ही लिखते हैं। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर कर दिया, उसको 1 से माइनस कर दिया जैसे इसमें किया था, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है वैसे, एंड उसको जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसका अंडर रूट करके डिवाइड कर दिया, अंडर रूट n, ठीक है। एक होता है प्रोबेबल एरर, इसके हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, राइट। प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड एरर जो हमारा निकल आया उसको इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है, हमेशा इसी टर्म से, 0.6745, ये टर्म याद करनी है आपने, 0.6745, राइट। इस टर्म से स्टैंडर्ड एरर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका प्रोबेबल एरर निकल आएगा। सो ये 4 फॉर्मूले इस कार्ल पियर्सन कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के हैं। अब प्रोबेबल एरर हमने क्यों फाइंड करना है? व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्रोबेबल एरर? प्रोबेबल एरर के यूजेस क्या हैं, ठीक है। प्रोबेबल एरर का फर्स्ट यूज है, प्रोबेबल एरर इज यूज टू फाइंड रेंज विद इन विच एक्स वाई आर एक्स वाई इज एक्सपेक्टेड टू लाई। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ प्रोबेबल एरर इतना है, आर की वैल्यू इतनी है, बताओ आर की वैल्यू किस रेंज में लाई कर सकती है, रेंज फाइंड करनी है। सो प्रोबेबल एरर रेंज फाइंड करने का काम आता है। कैसे? न्यूमेरिकल मैं आपको करवाऊंगी। और कैसे फाइंड करना है हमने? आर माइनस प्रोबेबल एरर, ये लोअर लिमिट आ जाती है रेंज की, और आर प्लस प्रोबेबल एरर, ये रेंज की अपर लिमिट आ जाती है। कौन सी रेंज? जिसमें आर एक्स वाई इज एक्सपेक्टेड टू लाई, जिसमें आर एक्स वाई लाई कर सकता है। इसका न्यूमेरिकल देखो इस पार्ट का, फाइंड द लिमिट्स या रेंज विद इन विच आर इज एक्सपेक्टेड टू लाई, अगर आर की वैल्यू इतनी है और प्रोबेबल एरर की वैल्यू इतनी है, राइट। सो आर की वैल्यू इतनी गिवन है, प्रोबेबल एरर की वैल्यू गिवन है। सो लिमिट्स क्या हो गए? आर माइनस प्रोबेबल एरर से लेकर आर प्लस प्रोबेबल एरर तक। सो आर माइनस प्रोबेबल एरर से लेके आर प्लस प्रोबेबल एरर, दैट इज दिस। सो दिस इज दीज आर द लिमिट्स। तो इस न्यूमेरिकल में हमें आर और प्रोबेबल एरर दोनों गिवन थे, तो हो सकता है हमें आर गिवन हो
और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n भी गिवन हो और प्रॉब्लम एरर ना गिवन हो, तो हम r और n यूज़ करके सबसे पहले स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे। स्टैंडर्ड एरर को 0.6745 से मल्टीप्लाई करके प्रॉबेबल एरर निकालेंगे, फिर हम लिमिट्स निकाल लेंगे, राइट। देन नेक्स्ट इज प्रॉबेबल एरर इज यूज्ड। अब ये भी एक प्रॉबेबल एरर का यूज है। तो पहला यूज क्लियर हो गया, रेंज फाइंड करना। रेंज क्या होती है, आर माइनस प्रॉबेबल एरर से लेके आर प्लस प्रॉबेबल एरर। प्रॉबेबल एरर गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन तो हम निकाल लेंगे, हमें एन और आर गिवन होंगे ऑफ कोर्स, इससे हम स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे और फिर प्रॉबेबल एरर निकाल लेंगे, फिर हम रेंज फाइंड कर लेंगे, राइट। सेकेंड यूज ऑफ प्रॉबेबल एरर इज टू चेक इफ आर इज सिग्निफिकेंट और नॉट। क्या आर सिग्निफिकेंट है, कि क्या आर हमारे काम का है कि नहीं है, क्या आर की वैल्यू जो है वो किसी यूजफुल है कि नहीं यूजफुल, यूजलेस है, वो फाइंड करने के लिए भी प्रॉबेबल एरर यूज होता है। कैसे? प्रॉबेबल एरर, देखो नाम से पता लग रहा है एरर है, एरर मीन्स गलती, ठीक है। तो अगर तो आर की वैल्यू प्रॉबेबल एरर से छोटी है, राइट, तो हम कहेंगे कि आर इज़ नॉट एट ऑल सिग्निफिकेंट। तो आर सिग्निफिकेंट नहीं है, ये आर हमें नहीं चाहिए, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन अगर आर की वैल्यू 6 टाइम्स प्रॉबेबल एरर से भी बड़ी है, यानी 6 टाइम्स प्रॉबेबल एरर कर दो फिर भी आर बड़ा है, एरर का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा आर पे, देन आर इज सिग्निफिकेंट। तो क्या करना है आपने, सिंपल, आपको प्रॉबेबल एरर गिवन होगी, आर गिवन होगा, आपको पूछा जाएगा बताओ आर सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि क्या आर प्रॉबेबल एरर से छोटा है। अगर तो आ जाता है तो आप कहोगे सिग्निफिकेंट नहीं है आर। फिर आप अगर ये नहीं आता, आर प्रॉबेबल एरर से बड़ा है, छोटा नहीं है, देन आप देखोगे क्या आर 6 टाइम प्रॉबेबल एरर से बड़ा है। अगर है तो ये सिग्निफिकेंट है। तो इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो ट्रू होगा ही होगा। इसका एक न्यूमेरिकल देखो, दिस इज न्यूमेरिकल। इफ n is 100, r is 0.4, फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर कैसे फाइंड करना है, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है, r की वैल्यू 0.4 का स्क्वायर कर दिया, n का अंडर रूट कर दिया, सो ये स्टैंडर्ड एरर आ गया। बी पार्ट इज फाइंड प्रॉबेबल एरर। प्रॉबेबल एरर कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड एरर को 0.6745 से मल्टीप्लाई कर दो, सो हमने कर दिया, सो प्रॉबेबल एरर आ गया। थर्ड पार्ट इज टू चेक इफ आर इज सिग्निफिकेंट और नॉट। तो क्या मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि क्या आर प्रॉबेबल एरर से छोटा है। इज 0.4 लेस देन दिस, नो दिस इज फॉल्स, 0.4 तो बड़ा है। तो फिर हमने चेक करना है क्या आर 6 टाइम प्रॉबेबल एरर से बड़ा है, 6 टाइम्स प्रॉबेबल एरर इज दिस, क्या आर से बड़ा है, यस, 0.4 इज ग्रेटर देन 0.3 विच इज ट्रू, देयरफॉर आर इज सिग्निफिकेंट। सो ऐसे यूज करना है, राइट। और मैंने आपको इसमें कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन और नॉन डिटर्मिनेशन का भी बताया था, इसका भी न्यूमेरिकल है ये वाला। इफ आर इज दिस, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन का कैसे होता है, आर स्क्वायर कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो आर इज दिस, इसका स्क्वायर कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू आई और परसेंटेज लगा दिया, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। और अगर नॉन डिटर्मिनेशन पूछा जाता तो क्या करते हैं हम, 1 माइनस आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर जो भी है, तो हम क्या करते हैं नॉन डिटर्मिनेशन के केस में, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन भी अगर पूछा जाता तो हम क्या करते, 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू 100, राइट, यानी 1 माइनस आर इज 0.912 का स्क्वायर कर दिया और फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप देख लेना, आर स्क्वायर, स्क्वायर इधर इधर बाहर, ब्रैकेट के बाहर नहीं आएगा स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर आएगा इधर, ठीक है। आर का स्क्वायर कर दिया, 1 से माइनस कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब बुक का अगर आपको याद है मैंने दिखाया था, सेकंड मेथड ऑफ कोरिलेशन इज रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसे स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कहते हैं, रैंक, ठीक है। इसमें रैंक से काम करेंगे हम, और ये स्पीयरमैन ने इसको डिज़ाइन किया था, पिछला कार्ल पियर्सन ने किया था, ये स्पीयरमैन ने किया। इसका नाम स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी है एंड रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी है, राइट। द स्पीयरमैन्स और रैंक कोएफिशिएंट इज डिनोटेड बाय द सिंबल रो, इसे कहते हैं रो, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके ऐसे, राइट, रो। फॉर्मूला ऑफ रो इज 1 माइनस अलग है, राइट, ये सारा अलग है, ठीक है, यानी 1
एंड ये सारी टर्म माइनस हो रही है. द टर्म इज 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वेयर ओवर n इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1. सो डिनोमिनेटर तो सिंपल है, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स. सो नंबर ऑफ टर्म्स को पहले स्क्वेयर कर दो, -1 कर दो, आंसर आ गया. उसको फिर n से मल्टीप्लाई कर दो, राइट ये डिनोमिनेटर है. एंड न्यूमिनेटर के लिए हमें d चाहिए. नाउ व्हाट इज d? d इज द डिफरेंस बिटवीन पेयर ऑफ रैंक्स. ये हम न्यूमेरिकल करेंगे तो क्लियर होगा. d डिफरेंस है और n क्या है? नंबर ऑफ पेयर्स यानी नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितने हमें आइटम्स की बना है, राइट. अब ये जो स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, इसके ना 3 केसेस होते हैं. ये अलग अलग 3 तरह का होता है. पहला वो उस तरह का न्यूमेरिकल होता है जिसमें रैंक्स गिवन होते हैं, ठीक है. उसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताती हूँ. एक और तरह के न्यूमेरिकल्स हमें गिवन हो सकते हैं जिसमें हमें रैंक्स नहीं गिवन लेकिन आइटम्स भी रिपीट नहीं हो रहे. अब इसका क्या मतलब, ये सब मैं आपको बताऊंगी न्यूमेरिकल में. एंड थर्ड केस इज जब रैंक्स नहीं गिवन पर आइटम्स रिपीट हो रहे हैं. ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स केस है, इसको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला केस है. बाकी फर्स्ट टू तो बहुत सिंपल है. सो लेट अस स्टार्ट हाउ टू फाइंड दिस रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट व्हेन रैंक्स आर गिवन. पहला केस, ठीक है. केस नंबर 1, व्हेन रैंक्स आर गिवन. अब सबसे पहले बात कि रैंक्स होते क्या है. जैसे आप का रिजल्ट आता है, राइट. आप पोजीशंस निकालते हो, ये स्टूडेंट फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, ये थर्ड आया, राइट. उनको रैंक्स होते हैं. या कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, उसमें ये पार्टिसिपेंट फर्स्ट आया, सेकंड आया, या पेंटिंग कंपटीशन है. यानी जब क्वालिटी के बेसिस पे पोजीशनिंग देते हैं उसे रैंक्स कहते हैं, राइट. और जब हमें रैंक्स गिवन है, हमें डेटा नहीं गिवन, लाइक मुझे आपकी पोजीशंस गिवन है कि ये वाला रोल नंबर फर्स्ट आया, ये वाला रोल नंबर सेकंड आया है, ठीक है. मुझे इस तरह रैंक्स गिवन है, मुझे आपके मार्क्स नहीं गिवन कि कितने मार्क्स हैं, मुझे रैंक्स गिवन है. तो वो वाला पहला केस होता है जब हमें रैंक्स गिवन हो. द न्यूमेरिकल इज 10 ब्यूटी कंटेस्टेंट्स आर जज्ड बाय 2 जजेस एंड देयर रैंक्स आर गिवन. 10 जजेस थे, ठीक है. 10 ब्यूटी कंटेस्टेंट्स थे, ठीक है. उनको 2 जजेस ने इस तरह रैंक्स दिए, लाइक ये पहली कंटेस्टेंट होगी, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सो ऑन, ये 10th कंटेस्टेंट है. सो पहले कंटेस्टेंट को पहले जज ने फर्स्ट रैंक दिया है और सेकंड जज ने उसको थर्ड रैंक पे रखा है. सेकंड कंटेस्टेंट को फर्स्ट जज ने 6th रैंक पे रखा है और सेकंड ने उसको 5th पे रखा है. थर्ड कंटेस्टेंट को फर्स्ट जज ने 5th रैंक दिया और सेकंड उसको 8th रखा है. फोर्थ कंटेस्टेंट को फर्स्ट जज ने 10th रैंक पे रखा है और सेकंड जज ने उसको 4th रैंक पे रखा है. सो दीज रैंक्स आर गिवन. जब रैंक्स गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, राइट. सो सिंस हियर रैंक्स आर गिवन, सो इट इज द फर्स्ट केस. ये आपने लिखना नहीं है समझने के लिए. रैंक्स गिवन है हमें उसने गिवन है कि रैंक्स जजेस ने दिए, ठीक है. तो ये सबसे सिंपल केस है. इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले तो रो का फॉर्मूला इज 1 माइनस सिग्मा 6 सिग्मा डी स्क्वायर. सो इट मीन्स वी नीड टू फाइंड डी. नाउ व्हाट इज डी? ये देखो हमें रैंक्स गिवन है, मैंने रैंक सारे इस तरह लिख लिए, राइट. अब हम डी फाइंड करेंगे. डी इज द डिफरेंस बिटवीन रैंक्स. सिंपल. 1 minus 3 2, 6 minus 5 1, 5 minus 8 minus 3, 10 minus 4 6. So difference between the ranks. So D is what? D is the difference between ranks. और इस D का स्क्वायर कर लेना है, सारे पॉजिटिव हो जाएंगे. 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 3 2 ज़ा 9, 6 ज़ा 36, सारे का स्क्वायर कर लिया. और इसका हमें सिग्मा चाहिए, सिग्मा डी स्क्वायर. तो सिग्मा डी स्क्वायर हमारा आ गया 200, राइट. तो 6 इंटू 200 और टोटल पार्टिसिपेंट्स 10 है, एन की वैल्यू 10 है. 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1, 10 स्क्वायर इज 100 माइनस 1 99, 99 इंटू 10 990 और ऊपर वाला पोर्शन आया 1200. सो डिवाइड किया 1 से, देन माइनस किया. 1 से माइनस एंड में करना है, राइट. पहले इन दोनों को डिवाइड करना है, जो वैल्यू आई उसको फिर 1 से माइनस करना है. सो ये आंसर आ गया. नाउ दिस इज अ नेगेटिव कोरिलेशन, राइट, बट इट कम्स बिटवीन -1 and 1. ठीक है, इजी. जब रैंक्स गिवन है तो रैंक्स गिवन है, सिंपल माइनस कर लो, डी निकाल लो, डी स्क्वायर निकाल लो एंड फॉर्मूले में वैल्यूज डाल दो. सो फर्स्ट केस इज वेरी सिंपल. नाउ द सेकंड केस इज जब हमें रैंक्स नहीं गिवन एंड आइटम्स रिपीट नहीं हो रहे. अब इसका मतलब क्या है, देखो, लाइक हमें गिवन है द फॉलोइंग डेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट. अब हमें मार्क्स गिवन है, स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है कि स्टूडेंट्स के एक्स पेपर में पेपर 1 में कितने मार्क्स आए और पेपर 2 में कितने मार्क्स आए. हमें मार्क्स गिवन है, यानी हमें रैंक्स नहीं गिवन कि किसके ज़्यादा थे, किसके कम, इस तरह नहीं गिवन, हमें मार्क्स गिवन है. सो इट मीन्स हमें रैंक्स नहीं गिवन, रैंक्स आर नॉट गिवन.
एंड आइटम्स आर नॉट रिपीटेड का क्या मतलब है? एक्स की कॉलम देखो, सिर्फ एक्स की, क्या कोई आइटम रिपीट हो रहा है? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, नो, नो आइटम इज बीइंग रिपीटेड। क्या वाई में कुछ रिपीट हो रहा है? नो, वाई में भी सब अलग अलग है। ये नहीं देखना आपने कि एक्स और वाई में सेम है, ऐसे नहीं। एक्स में अपने आप में कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, वाई में कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, सो दिस इज द सेकेंड केस, आइटम्स आर नॉट रिपीटेड। जैसे थर्ड केस कब बनता? थर्ड केस बनता अगर इस तरह का डेटा होता। अब इस तरह के डेटा में देखो, जो 12 वैल्यू है वो तो रिपीट नहीं हो रही। 15 वैल्यू देखो एक्स में कितनी बार रिपीट हो रही है, 15, 15, 15। देन 18 भी रिपीट हो रही है, 18, 18, 18। ठीक है, ऐसे ही वाई में भी कुछ रिपीट हो रहा है, लाइक वाई में क्या रिपीट हो रहा है, 19 रिपीट हो रहा है। ठीक है, देन वाई में और क्या रिपीट हो रहा है, 18 भी शायद रिपीट हो रहा है। नहीं, वाई में 15 रिपीट हो रहा है, 15 एंड सो इट मीन वाई में 17 तो एटलीस्ट रिपीट हो रहा है ना। ठीक है, सो इट मीन्स एक्स में भी डेटा रिपीट हो रहा है, राइट। वाई में भी डेटा रिपीट हो रहा है, वाई में 17 रिपीट हो रहा है। ठीक है, 17 रिपीट हो रहा है एंड 19 रिपीट हो रहा है। सो जब डेटा एक्स में रिपीट हो रहा है एंड डेटा वाई में रिपीट हो रहा है या किसी एक में रिपीट हो रहा है, हमने इस तरह नहीं देखना और एक्स और वाई में सेम है वो नहीं देखना। एक्स का अपना देखना है, कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा, वाई का अपना देखना है, कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है रिपीट, देन इट इज़ अ थर्ड केस कि हमें रैंक्स नहीं गिवन और आइटम्स रिपीट भी हो रहे हैं, वो हम अलग करेंगे। फिलहाल हम सेकेंड केस कर रहे हैं कि जब हमें रैंक्स नहीं गिवन, हमें मार्क्स गिवन है, हमें रैंक्स निकालने हैं कि किसके ज़्यादा है किसके कम आए, और वैल्यूज़ रिपीट नहीं हो रही, तब हमने क्या करना है, here marks of two papers are given, so we will find ranks from those marks। ये चीज़ लिखनी नहीं है समझने के लिए, since here ranks are not given and marks are not repeated, so it is a second case, right। फॉर्मूला वही रहेगा सेकेंड केस में। ठीक है, सो सबसे पहले हमें रैंक्स निकालने हैं। हमें एक्स की वैल्यूज़ गिवन है, वाई की वैल्यूज़ गिवन है। सबसे पहले हम एक्स के रैंक्स निकालेंगे, हम असेंडिंग ऑर्डर में निकालेंगे, राइट। सबसे छोटी वैल्यू इज़ 20, सो इसका रैंक 1, देन 30, देन 40, तो रैंक्स दे दिए। बाय चांस यहाँ पर सारे असेंडिंग ऑर्डर में हैं, सो इसीलिए रैंक्स भी ऐसे बन गए। अदरवाइज रैंक उल्टे पुल्टे हो सकते हैं। जैसे इस कॉलम में देखो, वाई की कॉलम के रैंक्स बनाने, सबसे छोटी वैल्यू इज़ 5, सो उसको 1 दे दिया, देन 14 को 2 दे दिया, 30 को 3 दे दिया, 32 को 4 दे दिया रैंक, राइट। बाई चांस इसमें भी सारे इस तरह हैं, लेकिन अलग अलग भी हो सकते हैं। सो आपने छोटी वैल्यू को फर्स्ट रैंक देना है, उससे बड़ी वैल्यू को सेकेंड, उससे बड़ी वैल्यू को थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। तो फाइनल जो रैंक होगा 7, जैसे फाइनल है वो नंबर ऑफ टर्म्स जितनी है 7, तो फाइनल रैंक भी उतना ही होगा। ठीक है, अब हमारे पास रैंक्स आ गए। अब देखो, अब हम इतना टेबल देखें तो ये पिछले न्यूमेरिकल जैसा ही है। जब रैंक्स गिवन है तो हमने क्या किया था, हमने डी फाइंड किया था इन दोनों का डिफरेंस, फिर डी को स्क्वायर किया था और उसका सिग्मा लिया था। ठीक है, और इसमें हमने डी स्क्वायर डाल दिया, सिग्मा डी स्क्वायर डाल दिया, देन एन की वैल्यू डाल दी और हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, सो इसमें क्या था, जस्ट हमें मार्क्स गिवन थे, मार्क्स में से रैंक्स निकाल लिए, और जैसे ही रैंक्स निकल आए तो हमारा फर्स्ट केस जैसे ही बन गया, व्हेन रैंक्स आर गिवन, तो सेम वैसे ही कर लिया, इजी। ठीक है ना, थर्ड केस को समझना थोड़ा है, थर्ड को अच्छे से समझना है। थर्ड केस इज व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। पिछले न्यूमेरिकल जैसे हमें रैंक्स नहीं गिवन, हमें मार्क्स गिवन है, लेकिन आइटम्स रिपीट हो रहे हैं, एक्स के भी रिपीट हो रहे हैं, वाई के भी आपस में रिपीट हो रहे हैं, या सिर्फ एक्स के हो रहे हैं वाई के नहीं हो रहे, या वाई के हो रहे हैं एक्स के नहीं हो रहे, यानी किसी एक के भी आइटम्स रिपीट हो रहे हैं, तो ये थर्ड केस बन जाता है, राइट। तो अब कैसे है, इस केस में फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है। फॉर्मूला क्या है, सेम उतना सेम है, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 होता था ना पहले दो केसेस का। इसमें एक एडिशनल ऐड हो जाएगा 6 से पहले, ब्रैकेट में डी, सिग्मा डी स्क्वायर के साथ ऐड हो जाएगा ए एफ। ए एफ मीन्स एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, ए एफ मीन्स एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ये ए एफ कैसे निकालते हैं, उसका ये फॉर्मूला है, इसको मैं बिना न्यूमेरिकल के नहीं समझा पाऊंगी। सो लेट अस डिस्कस द न्यूमेरिकल फर्स्ट। नाउ द न्यूमेरिकल इज फाइंड रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। नाउ द डेटा इज गिवन। ठीक है, सबसे पहले हमने देखना है कौन से केस में लाई करता है। हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ गिवन है, हमें रैंक्स नहीं गिवन। कैसे पता रैंक्स नहीं गिवन, अगर रैंक्स गिवन होते तो 1 2 3 4 5 ऐसे होते, राइट। ये तो बीच में कुछ भी डेटा है। एंड अब हमने देखना है कि क्या आइटम्स रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अब एक्स की वैल्यूज़ को देखो, एक्स में 15 रिपीट हो रहा है, एक भी रिपीट हुआ, इट मीन्स ये थर्ड केस है। ठीक है, अब इस केस में कैसे करना है,
तो सबसे पहली बात तो सेम है कि हमें मार्क्स गिवन है, सबसे पहले हम मार्क्स के रैंक्स फाइंड करेंगे. सिंस हियर रैंक्स आर नॉट गिवन, सो वी विल फर्स्ट फाइंड रैंक्स फ्रॉम द अबव डेटा. रैंक्स कैसे फाइंड करेंगे, अब इसको थोड़ा समझना है. मैंने कहा था ना थर्ड केस हल्का सा समझने वाला है, तो ये समझना है कि रैंक्स कैसे निकालने हैं. तो सबसे पहले मैंने x की वैल्यूज़ और y की वैल्यूज़ को टेबल से देख के लिख लिया, सेम टेबल लिख लिया, राइट. अब क्या करना है, सबसे छोटी वैल्यू x की देखी, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 12, इसको फर्स्ट रैंक दे दिया. यहाँ तक क्लियर है, ठीक है. देन 12 के बाद कौन सी वैल्यू आ जाती है, 12 के बाद आता है 15. अब 15 कितनी बार रिपीट हो रहा है, ध्यान से समझना, राइट. 15 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 15 हो रहा है 1 2 3 4 टाइम्स 15 रिपीट हो रहा है, ठीक है. अब ध्यान से सुनो, हमने 1 रैंक तो 12 को दे दिया. अगर 15 रिपीट ना होता और 4 वैल्यूज़ हैं, तो 4 वैल्यूज़ को क्या रैंक देते, 2 3 4 5, यही रैंक देते. बट ये चारों वैल्यू सेम है, तो हम इनका एवरेज निकाल लेंगे सबसे पहले. सेकेंड रैंक 2 + 3 + 4 + 5. 2 क्यों किया, बिकॉज 1 रैंक दे चुके हैं, अब 2 की टर्न है. और 3 4 5 क्यों किया, बिकॉज 4 नंबर्स हैं, 2 3 4 5. अगर अलग अलग होते तो 2 3 4 5 रैंक्स देते, लेकिन सेम है. तो अब देखो, दो स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स आए हैं और दोनों को सेम ही हम रैंक पे रखेंगे ना. हम ऐसे तो नहीं ना करेंगे कि एक को फर्स्ट रैंक दे दिया, एक को सेकंड दे दिया, हम दोनों को सेम रैंक देना पड़ेगा ना. तो यही बात है, सारी 4 वैल्यूज 15 है तो सेम रैंक देंगे. बट ये 4 वैल्यूज हैं, सो रैंक्स तो 2 3 4 5 बनते हैं. तो हम क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे. 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, अर्थमेटिक मीन निकाल लिया. सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो दैट कम्स टू बी 3.5. सो हर 15 को हमने 3.5 रैंक दे दिया. 3.5 3.5 3.5 3.5. सो यहाँ तक क्लियर है, हमने हर 15 नंबर को 3.5 रैंक दे दिया, राइट. अब हमारे 5 रैंक्स तक बुक हो चुके हैं. अगला हम 6 रैंक देंगे. अब 15 के बाद कौन सा नंबर आता है, 16 आता है, एक ही बार आ रहा है, तो इसको 6 रैंक देंगे. क्लियर है, 6 रैंक्स तक हो गए हमारे. 16 के बाद क्या आता है, 17 नहीं है, 18 आ रहा है, और 18 आ रहा है 3 टाइम्स. सो 6 तक रैंक्स हो गए थे. अब अगर 18 अलग अलग होता तो क्या होता, 7 + 8 + 9, 3 रैंक्स होते हैं ना, तो हम तीनों का एवरेज निकाल लेंगे. 7 + 8 + 9 कितने टर्म्स है, 3 डिवाइडेड बाई 3. सो 18 का रैंक कैसे निकला, 7 + 8 + 9 डिवाइड बाई 3 कितना आया, 8. सो हर 18 को हमने 8 रैंक दे दिया. तो हमारे 9 रैंक तक बुक हो गए यहाँ पर, ठीक है. अब अगला जो भी आएगा उसको 10th रैंक देंगे. सो 18 के बाद 20, इसको 10th रैंक दे दिया, राइट. 20 के बाद वैल्यूज 21, इसको 11th रैंक दे दिया. 21 के बाद वैल्यूज 22, इसको 12th रैंक दे दिया. सो जितनी आइटम्स थी, 12 आइटम्स थी, तो 12 रैंक्स तक हमारे आ गए. सो ये समझने वाली चीज़ थी, राइट. इसको वीडियो को दोबारा देख सकते हो, 2 3 बार देख सकते हो ये समझने के लिए. सो इस तरह हमारे रैंक्स आ गए, राइट. अब हमने वाई के रैंक्स निकालने हैं, तो इसको भी देखो ध्यान से. वाई की सबसे छोटी वैल्यू दैट इज़ 10, तो इसको हमने 1 रैंक दे दिया, ठीक है. देन 10 के बाद उससे 12 एक ही बार है, सो इसको 2 रैंक दे दिया. 12 के बाद 13 इज कमिंग 1 टाइम, सो इसको 3 रैंक दे दिया. 13 के बाद 14 भी एक बार आ रहा है, इसको 4 रैंक दे दिया. 14 के बाद 15 भी 1 आ रहा है, तो इसको 5 रैंक दे दिया. 15 के बाद नंबर कौन सा आता है, 15 के बाद आता है 16, तो इसको हमने 6 रैंक दे दिया, एक ही बार आ रहा है, राइट. तब तक सारे वैल्यूज़ एक बार आ रहे हैं. तो 16 के बाद है 17, अब 17 2 टाइम्स आ रहा है, तो 6 के बाद कौन से 2 रैंक्स थे, 7 और 8. तो 7 और 8 का हम एवरेज निकाल लेंगे. 7 + 8 / 2 दैट इज 7.5. सो हमने दोनों 17 को 7.5 वैल्यूज़ दे दी. 8 तक रैंक बुक हो गए. अगला हम 9th देंगे. 17 के बाद है 18, 1 एक टाइम आ रहा है, इसको 9 रैंक दे दिया. 18 के बाद है 19, 19 1 2 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसको क्या रैंक देंगे, 9 तक हमारे हो गए थे ना. तो 10 11 12, 10 + 11 + 12 का एवरेज, 10 + 11 + 12 डिवाइड बाई 3, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 3, 1 2 3 3. सो 11 रैंक आ गया. तो जितने भी 19 हैं उनको हमने 11 रैंक दे दिया. सो हमारे सारे रैंक्स हो गए और 12 तक हमारे रैंक्स हो गए, ठीक है. अब जब रैंक्स आ गए, फिर तो टेबल देखो वैसा ही बन गया ना, रैंक्स गिवन है. तो नेक्स्ट होता है डी फाइंड करना इन दोनों का डिफरेंस. 1 - 1 0, 3.5 - 9 इतना, 8 - 11. सो सब डिफरेंस ले लिए, देन डिफरेंस का स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास सिग्मा डी स्क्वायर आ गया. सो सबसे पहले इसमें ज़रूरी बात थी कि रैंक्स कैसे फाइंड करने हैं जब आइटम्स रिपीट हो रहे हैं.
यहाँ तक क्लियर है? अब आपको बताया था कि इस केस में ये स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला हल्का सा डिफरेंट होता है. वी हैव टू फाइंड ए एफ ऑल्सो. और ए एफ कैसे फाइंड करना है? अब देखो ध्यान से. ए एफ का फॉर्मूला इज एम इंटू एम स्क्वायर माइनस 1/12 का सिग्मा. ना व्हाट इज एम? एम क्या है? एम है कितनी बार आइटम्स रिपीट हुई थी. तो अब हमने ये टेबल बना लिया. अब हम देखते हैं कि कौन सी आइटम कितनी बार रिपीट हुई थी. 18 के आगे हमने कैलकुलेशंस की हुई हैं. सो इट मीन्स 18 जो है वो 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट हुआ था. तो मैं यहाँ पे नोट कर लेती हूँ कि सॉरी ये तो एक्स की कॉलम की बात आर एक्स थी ना. सो अब देखो इस टेबल में मैं अगर देखूँ तो 15 आइटम 4 टाइम्स रिपीट हुई थी. 1 2 3 4 इसका किया था ना हमने सॉल्व. सो इट मीन्स ये 4 टाइम्स रिपीट हुई थी. सो 15 4 टाइम्स रिपीट हुई है. देन 18 3 टाइम्स रिपीट हुई है एक्स में. 15 4 18 3. तो मैंने नोट डाउन कर लिया. 15 4 टाइम्स रिपीट हुई है. 18 3 टाइम्स रिपीट हुई है. ये सब एक्स में हुआ है. राइट. एंड देन वाई में कौन सा रिपीट हुआ है और कितनी बार हुआ है? वाई में यहाँ पे कैलकुलेशंस हुई हैं तो 19 3 टाइम्स रिपीट हुआ है. एंड 17 2 टाइम्स रिपीट हुआ है. 19 3 17 2. सो 19 3 टाइम्स रिपीट हुआ है एंड 17 2 टाइम्स. ये वाई में. राइट. हमने डेटा नोट कर लिया कौन सी आइटम कितनी बार रिपीट हुई है. हमें ये वैल्यूज चाहिए. जस्ट ये एम है. ऑल दीज वैल्यूज आर एम. 4 3 3 2. तो m की अलग अलग वैल्यूज पुट करके उसका सिग्मा कर देना है. कैसे? सबसे पहले इस फॉर्मूले में 4 वैल्यू पुट करनी है. 4 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 1/12 प्लस सिग्मा करना है. फिर m की 3 वैल्यू पुट कर दो. फिर m की 3 वैल्यू पुट कर दो. फिर m की 2 वैल्यू पुट कर दो. हुआ क्लियर? हमने देखा कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है. जितनी बार रिपीट हुआ है वो m है. और उसको अलग अलग नंबर्स को हमने डाल देना और ऐड कर देना. बिकॉज सिग्मा है प्लस कर देना. इसको सॉल्व कर लो सारे को. इसको सॉल्व किया तो 5 आया. इसको सॉल्व किया 2 आया. इसको भी सॉल्व किया 2 आया. इसको सॉल्व किया 0.5 आया. सबको ऐड कर दिया तो 9.5. तो ऐसे हमारा ए एफ आया. राइट. अब फॉर्मूले में हमारे पास सिग्मा जी स्क्वायर है. टेबल से सिग्मा जी स्क्वायर कितना आया था? 258. राइट. एंड हमारे पास ए एफ भी आ गया. कितना? 9.5. ठीक है. सो सिग्मा डी स्क्वायर डाल दिया. 9.5 डाल दिया. प्लस कर दिया. 6 से मल्टीप्लाई कर दिया. डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स. तो 12 है. इसको सॉल्व किया. 1 से माइनस किया. ठीक है. तो हमारे पास ये आंसर आ गया. सो दिस इज हाउ वी आर टू फाइंड रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन एंड आइटम्स आर रिपीटेड. सो ये क्लियर हुआ है हम क्या था. तो अब अगर हम फॉर्मूला एक्सप्लेन करें तो अब तो देखो फॉर्मूला कितना ईजिली आपको पता लग जाएगा. रो की वैल्यू ये होती है. ए एफ ये होता है एम इंटू एम स्क्वायर माइनस 1/12 का सिग्मा. एंड एम इज द नंबर ऑफ टाइम्स द आइटम्स आर रिपीटिंग. इज दिस क्लियर नाउ? ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट. थर्ड एंड द लास्ट टाइप ऑफ मेथड ऑफ फाइंडिंग कोरिलेशन इज कॉन्करेंट डेविएशन मेथड. ये सिंपल है. ठीक है. इसके बाद चैप्टर खत्म. सो थर्ड मेथड ऑफ फाइंडिंग कोरिलेशन इज कॉन्करेंट डेविएशन मेथड. पहला था कार्ल पियर्सन्स. दूसरा था स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट. थर्ड वन इज कॉन्करेंट डेविएशन मेथड. कॉन्करेंट डेविएशन मेथड से कोरिलेशन फाइंड करके उसको आर सी से डिनोट करते हैं. आर और सबस्क्रिप्ट में सी. आर सी. आर मीन्स दिस इज कोरिलेशन यूजिंग कॉन्करेंट डेविएशन मेथड. एंड द फॉर्मूला इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस. अभी प्लस माइनस का मतलब क्या है ये मैं फॉर्मूले न्यूमेरिकल से बताऊंगी, अभी नहीं. 2 इंटू सी माइनस एन ओवर एन. सी क्या है, एन क्या है, फॉर्मूला देख लिया. न्यूमेरिकल करते हैं फिर फॉर्मूला समझते हैं. बहुत सिंपल है ये, फटाफट हो जाता है. फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूजिंग कॉन्करेंट डेविएशन मेथड. डेटा इज गिवन टू अस. ये रैंक्स रूम्स वाला कुछ नहीं है, इसमें डेटा गिवन है. जैसे कार्ल पियर्सन्स में गिवन होता था वैसे इसमें भी डेटा गिवन होता है. राइट. हमने करना क्या है, हमने कॉन्करेंट डेविएशन मेथड से कोरिलेशन फाइंड करना है. कैसे करना है? डेटा को लिख लिया. वेरी सिंपल. ठीक है. अब हमने क्या करना है, सबसे पहले एक्स की कॉलम को देखो. एक्स की फर्स्ट वैल्यू क्या है? 50. सेकेंड वैल्यू क्या है? 52. वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना. अच्छा, एक कॉलम बनेगी डी एक्स मीन्स डेविएशंस ऑफ एक्स. राइट.
डेविएशन ऑफ एक्स कैसे निकालनी है? पहली वैल्यू नहीं होती, पहली वैल्यू खाली होती है, ब्लैंक। अब देखो 50 से 52 इंक्रीज हुआ तो प्लस डाल दिया कि इंक्रीज हुआ है, 52 से 48 डिक्रीज हुआ, माइनस डाल दिया, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज, अब 75 71 हुआ, डिक्रीज, माइनस। इसी तरह डेविएशंस ऑफ वाई, पहले में कुछ नहीं लिखना बिकॉज इसको किसके साथ कंपेयर करना है तो कुछ भी नहीं होता। दूसरा इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज, 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 डिक्रीज। तो दिस इज हाउ हमें डेविएशंस ऑफ एक्स और डेविएशंस ऑफ वाई आ गई। फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, डी एक्स इंटू डी वाई, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस भी प्लस होता है, आपको पता है, प्लस 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 प्लस, सारे प्लस आ गए। क्यों? क्योंकि सेम ही थे। अगर एक माइनस होता एक प्लस होता, माइनस प्लस तो माइनस होता, या प्लस माइनस तो भी माइनस होता, वो अगले न्यूमेरिकल्स में देखते हैं। इसमें बाय चांस सारे प्लस आ गए। अब सी क्या था न्यूमेरिकल में? सी होता है कि कितने पॉजिटिव साइंस आए डी एक्स इंटू डी वाई की कॉलम में। आई रिपीट, सी क्या होता है? कितने पॉजिटिव साइंस आए, प्लस साइंस, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस इस कॉलम में डी एक्स इंटू डी वाई की। तो कितने आए? 1 2 3 4 5 6 7, सो सी की वैल्यू 7। अगर एक आधा नेगेटिव होता उसको नहीं काउंट करना था हमने, सिर्फ प्लस साइंस काउंट करने हैं। तो इसमें सारे प्लस है तो सी की वैल्यू नेगेटिव। एंड व्हाट इज एन? याद रखना, इस केस में एन नंबर ऑफ आइटम्स नहीं है। इस केस में कॉन्करेंट डेविएशन मेथड के केस में एन है नंबर ऑफ आइटम्स -1, एक 1 कर देना है। वाई? क्योंकि हमने एक की तो डेविएशन लिखी ही नहीं। टोटल आइटम्स 8 हैं, 8 - 1 7, तो एन की वैल्यू 7 होगी। सो हमने वैल्यूज पुट कर दी। प्लस माइनस का भी मैंने आपको नहीं समझाया। 2 इंटू सी 7 माइनस एन 7 डिवाइडेड बाई 7, इसको सॉल्व किया तो 1 आ गया। अब प्लस माइनस का क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। इतना आ गया हमारे पास, इसको सॉल्व करके 1 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने जो नंबर आया ना, ये बाई चांस 1 आया, 4 आता, 9 आता, कोई भी नंबर आता, यहाँ पे जो नंबर आया उसका अंडर रूट ले लो। अंडर रूट ऑफ 1 क्या होता है? 1। जिसका जो नंबर आया, अगर सपोज करो ब्रैकेट में आता, सपोज करो प्लस माइनस 9, तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले 9 का अंडर रूट ले लेना, 3 ले लिया, और 9 हमारा पॉजिटिव आया ना, तो 3 इज द आंसर, पॉजिटिव 3। अगर कैलकुलेशंस करके, ये कैलकुलेशंस करके -9 होता तो हमने 9 का अंडर रूट ले लिया 3 और साथ में माइनस साइन लगा देना है। ये प्लस माइनस का मतलब होता है, राइट। ये मैं वाइटनर लगा दूंगी इस पर आपको पिक्स क्लिक करने के लिए। क्लियर है बेटा? कैसे किया? जो वैल्यू आई उसका अंडर रूट ले लिया और वैल्यू के साथ कौन सा साइन आया था उसको यहाँ लिख दिया, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। नाउ लास्ट न्यूमेरिकल, एक और इसको समझने के लिए एक और न्यूमेरिकल मैंने लिख दिया। हमें डेटा गिवन है, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड से सॉल्व करना है, डेटा लिख लिया। नाउ डिक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, 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 इंक्रीज। ये इस पर कुछ नहीं आएगा। डिक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज। मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, then minus minus minus. Number of positive signs are 1 2 and 3, right? So and number of terms कितनी थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट हमने n की वैल्यू क्या लेनी है? 9 - 1 8, सो वैल्यूज डाल दी। 2 इंटू 3 6 -8, 6 - 8 -2 over 8, -2 by 8 मीन्स -0.25 आ गया नेगेटिव में ना। अब हमने क्या करना है, 0.25 का अंडर रूट निकाल लिया कैलकुलेटर से, दैट कम्स टू बी 0.5, और माइनस साइन था तो माइनस साइन ऐसे लगा दिया। सो दिस इज हाउ वी आर टू फाइंड correlation using concurrent deviation method, right? So with this the chapter is over. Thank you.